स्वदेशी के प्रति राजीव भाई की अगाध श्रद्धा और तड़प को सत सत नमन। 29 नवंबर की मनहूस शाम को करीब 7:30 बजे किसी ने फ़ोन करके बताया कि राजीव भाई की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। वे उस समय छत्तीसगढ़ के प्रवास पर थे और उस दिन भिलाई में शाम को भारत स्वाभिमान की सभा को संबोधित करने वाले थे। जैसे ही सूचना मिली तो मैंने तुरंत राजीव भाई के नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की तो दोनों नंबर बंद थे, संपर्क नहीं हो सका। हरिद्वार में छत्तीसगढ़ के साथियों का नंबर लेकर फ़ोन लगाया तो बात हुई। तब यह सुनिश्चित हुआ कि वास्तव में राजीव भाई की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। तुरंत मैंने पूछा कि स्वामी जी को खबर की या नहीं, तो उन्होंने बताया कि हाँ, स्वामी जी को सूचना कर दी है और वे खुद इस मामले में डॉक्टर से बात कर रहे हैं और यदि स्थिति ज़्यादा खराब हुई तो दिल्ली ले जाने की व्यवस्था भी हो रही है। इसके बाद मैंने कई बार कोशिश की एक बार राजीव भाई से बात हो जाए, लेकिन किसी भी तरह मेरी उनसे बात ना हो सकी। समय खराब ना करके तुरंत गाड़ी से रायपुर के लिए निकल गया, सोचकर कि यदि संभव हुआ तो सेवाग्राम ले आएंगे और यहीं इलाज करवा लेंगे। करीब 9:30 बजे के आसपास नागपुर के आगे कहीं ढाबे पर ड्राइवर ने चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी। तभी स्वामी जी का फ़ोन आया और उन्होंने जानकारी दी कि मैं समय इस मामले को लगातार देख रहा हूँ। राजीव भाई दवाई लेने से मना कर रहे हैं, वे बार बार मना कर रहे हैं कि मुझे अंग्रेजी दवाई नहीं लेनी है, मुझे आयुर्वेदिक या होम्योपैथी की दवा भिजवा दी जाए, मैं उसी से ठीक हो जाऊंगा। चिंता की कोई बात नहीं है, फिर भी डॉक्टरों को आवश्यक इलाज के लिए बोल दिया है और संभव हुआ तो उन्हें दिल्ली ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ। वहाँ भी डॉक्टरों से संपर्क चालू है, जैसे ही कुछ होगा मैं तुरंत। इसके बाद ड्राइवर ने चाय पीकर दोबारा से गाड़ी चालू की और मैं भिलाई में फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश करता रहा। अनूप भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी से जल्दी आइए, समय बहुत कम है। तब मैंने उनसे कहा कि दिल्ली ले जाने की बात हो रही है, आप दिल्ली लेकर निकलिए। तो उन्होंने कहा कि उनकी हालत ऐसी नहीं है कि दिल्ली ले जाया जा सके, आप तो जल्दी से जल्दी पहुँच जाइए। तब मुझे थोड़ा शक हुआ कि अभी तक मेरी बात नहीं हो पाई राजीव भाई से। चक्कर क्या है, राजीव भाई स्वामी जी से बात कर रहे हैं तो मुझसे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या उनके आसपास के लोग मुझे बात क्यों नहीं करवा रहे हैं? करीब 12:30 बजे पर स्वामी जी का फिर से फ़ोन आया। उन्होंने तुरंत गाड़ी रोकने के लिए कहा और फूट फूट कर रोने लगे। लगातार 5-6 मिनट तक रोते रहे। मैं भी उनके साथ रोता रहा। मैं अवाक होकर सुनता रहा। शुरू में मेरी समझ में कुछ नहीं आया। जब थोड़ा सांस मिली तो स्वामी जी ने कहा कि अब कुछ नहीं बचा, राजीव भाई हमको छोड़कर चले गए। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था, सब कुछ खत्म हो गया। मेरे हाथ पैरों में ताकत ही नहीं बची। मैंने अपने आप को संभालते हुए स्वामी जी से एक ही प्रार्थना की कि स्वामी जी, राजीव भाई के सपने का अधूरा नहीं छोड़ना है, किसी भी कीमत पर पूरा करने के रूप में उन्होंने जो सपना देखा है वो पूरा होना चाहिए। आप किसी भी कीमत पर यह लड़ाई नहीं रुकने देना होगा। उन्होंने पूछा कि आगे क्या करना है, तो मैंने उनको कहा कि राजीव भाई वैधानिक रूप से भारत स्वाभिमान के राष्ट्रीय सचिव थे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार भारत स्वाभिमान के प्रमुख कार्यालय हरिद्वार में ही होना चाहिए। आप तैयारी करवाइए, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। उसके बाद स्वामी जी का फ़ोन कट गया। फ़ोन पर बात करते करते उनकी आवाज़ एकदम निठाल हो गई थी। मैं भी सुन्न हो गया था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। शरीर और दिमाग दोनों को ऐसे लकवा मार गया जैसा काट के जैसा हो गया था। मैंने जब से होश संभाला था तब से राजीव भाई को सिर्फ बड़े भाई ही नहीं, माँ बाप मानकर उनके साथ और उनके सानिध्य में था। अब वो छोड़कर चले गए तो कैसे आगे बढ़ेंगे? उनकी हिम्मत से हम हिम्मत पाते थे, उनके जोश से हमें जोश मिलता था, उनकी निडरता से हमें निडरता मिलती थी। जब वो दहाड़ लाकर विदेशी कंपनियों के खिलाफ बोलते थे तब हमारे अंदर हौसला पैदा होता। कहाँ से यह सब मिलेगा? पूरे रास्ते
सभी को सूचना करता रहा कि जिनको भी संभव हो तुरंत हरिद्वार पहुँचे। जो जो राजीव भाई को अपना गुरु मानते थे, अपना सखा मानते थे, अपना भाई मानते थे, वे सब हरिद्वार पहुँचे। यह संदेश सभी को पहुंचाने के लिए बोलता रहा। सुबह करीब 4 बजे भिलाई पहुंचा। अनूप भाई के साथ उस अस्पताल में पहुंचा जहां राजीव भाई चीर निद्रा में लेटे थे। जब आईसीयू में पहुंचा तो वे बिस्तर पर लेटे हुए थे। वेंटिलेटर चल रहा था। कृत्रिम सांस चालू थी, असली सांस बंद थी। आंखें आधी खुली हुई थी, जैसे महात्मा बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा की आंखें खुली हुई है। ठीक वैसे ही समाधि जैसी स्थिति थी। पता नहीं किसका इंतजार करते हुए सांस निकली थी, या पता नहीं क्या सोचते सोचते सांस निकली। चेहरा एकदम शांत था, कोई तकलीफ या परेशानी जैसा कुछ भी नहीं लगा। चेहरे पर चमक बरकरार थी। डॉक्टर ने आकर कुछ बताया, पता नहीं क्या कहा, बस इतना ही समझ में आया कि राजीव भाई नहीं रहे, केवल वेंटिलेटर चालू है। वेंटिलेटर निकालने के लिए कहा और उनको शांति से सुला देने के लिए कहा। उनकी खुली हुई आंखें बंद की और चरणों में प्रणाम किया। सिर्फ एक ही बात मन से निकली, इतनी जल्दी क्यों चले गए? अभी तो बहुत काम करना था, बहुत लड़ना था, अपने सपनों का स्वदेशी भारत बनाना था। यह सच है कि अपनी अंतिम सांस तक राजीव भाई अपनी कर्म भूमि में डटे रहे, देश को स्वदेशी बनाने के अभियान को जन जन तक पहुंचाने में लगे रहे। जैसे एक सैनिक लड़ाई के अंतिम दौर तक अपनी स्थिति नहीं छोड़ता, चाहे उसके प्राण ही क्यों न चले जाए, वैसे ही राजीव भाई अंतिम समय अपनी समर भूमि में ही थे। उस समय लगभग 5 बज रहे थे। उनका शरीर सुबह 9-10 बजे तक फ्रीजर में रखा गया। उस समय स्वामी जी का शिविर सिकोहाबाद में चल रहा था। वहीं से उन्होंने राष्ट्र को राजीव भाई के जाने का संदेश दिया। पूरे देश में राजीव भाई को जानने वाले और चाहने वाले के लिए एक शोकाकुल संदेश सदमा पहुंचने वाला था। उनके अंतिम संस्कार की खबर हरिद्वार में होगा। दूर दूर से लोग हरिद्वार पहुंचने के लिए निकल पड़े। सुबह 9 बजे अस्पताल के नीचे वाले हिस्से में ही उन्हें अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। भिलाई शहर के हजारों स्वदेशी प्रेमी भाइयों बहनों ने उनके दर्शन किए। लोगों के आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरे तो आंसू ही सूख गए थे, आंखें पत्थर हो गई थी। करीब 11 बजे उनको रायपुर लेकर गए। वहां पर भी उनको अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी अपनी श्रद्धांजलि देने आए और उसके बाद उन्हें एयरपोर्ट लेकर आए, जहां हजारों भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता उनको अंतिम विदाई देने के लिए खड़े थे। जैसे ही राजीव भाई वहां पहुंचे, वैसे ही उनके दर्शन के लिए लोगों में अफरा तफरी थी। जब अपने प्रिय राजीव भाई को अंतिम बार एक नज़र लेना चाहते थे, फिर तो दोबारा मिलना नहीं होगा, सिर्फ यादें ही रह जाएगी। वहां अंतिम दर्शन के बाद एक छोटे से हवाई जहाज़ में उन्हें लेकर हम हरिद्वार के लिए निकल। रायपुर से हरिद्वार का सफ़र कोई 3.5 घंटे का था। हमारा हवाई जहाज़ उड़ा। हवाई जहाज़ की कुल 4 सीटें थी। एक पर मैं था और 2 पर छत्तीसगढ़ के 2 भाई। राजीव भाई मेरे बगल में लेटे हुए थे। एक 6 फुट के बक्से में उनका शरीर बंद था। सफ़ेद सफ़ेद बादलों के बीच जब हम जा रहे थे, तब बार बार ऐसा लग रहा था कि राजीव भाई की आत्मा भी यहीं कहीं बादलों में बीच में होगी। वह हमारे साथ ही चल रही होगी। वह 3 घंटे मेरे जीवन में नया मोड़ लेकर आए। सबसे पहले तो बार बार यही बात मन में आ रही थी, अब क्या करें, कैसे करें, इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ावें, कैसे राजीव भाई के सपनों को पूरा करें। राजीव भाई के अंदर भारत को विदेशी संस्कृति और शोषण से मुक्त कराने की और भारत को स्वदेशी, स्वावलंबी और स्वाभिमानी भारत बनाने की जो तड़प थी, उसको कैसे बरकरार रखा जाए। उनकी यह तड़प सभी भारतीयों में कैसे प्रदीप्त की जाए। राजीव भाई का पूरा जीवन आंखों के सामने घूम गया। कैसे 20 साल का एक नौजवान जो इलाहाबाद में इंजीनियर बनने आया, घर वालों ने IAS PCS के ख्वाब देखकर इलाहाबाद भेजा। वह देश की गरीबी, भुखमरी और शोषण व अन्याय की लड़ाई में शामिल हो गया। शायद राजीव भाई में क्रांतिकारियों का ही खून था जो उन्हें इस क्षेत्र में लेकर आया। उनके जीवन के सभी उतार चढ़ाव आँखों के सामने घूम गए और अंत में तमाम विरोधों के बावजूद भारत स्वाभिमान के रूप में देश प्रेम के परवान चढ़ाने का समय भी देखा। लेकिन अचानक से यह ब्रेक लगी कि
सब कुछ शीशे की तरह टूट गया। उनके चरणों पर हाथ रखकर संकल्प लिया कि मैं जीवन भर राजीव भाई के सपनों को पूरा करने का वचन निभाऊंगा। जिस तरह राजीव भाई अंतिम सांस तक देश को स्वदेशी बनाने की लड़ाई लड़ते रहे, उसी तरह मैं इनकी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपना पूरा जीवन इसी लड़ाई के लिए समर्पित कर दूंगा। अपनी अंतिम सांसों तक देश को स्वदेशी बनाने की लड़ाई को जारी रखूंगा और उनकी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपना पूरा जीवन इसी लड़ाई के लिए समर्पित कर दूंगा। मन ही मन यह संकल्प लिया और मन को मजबूत बनाया, आंसुओं को पोंछा और कठोर हृदय करके इस लड़ाई का जुआ आपने लिया। जब तक भारत को पूर्ण स्वदेशी, पूर्ण स्वावलंबी और स्वाभिमानी नहीं बना लेंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेनी है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि राजीव भाई दोबारा से आएंगे इस अधूरी लड़ाई को पूरा करने के लिए। यदि ऐसा होता भी है तो भी जब तक वे आए तब तक इसको जिंदा रखना और चलाए रखने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली है। स्वामी जी का तो आशीर्वाद है ही और राजीव भाई के मानने वाले, चाहने वालों का आशीर्वाद भी रहेगा। करीब 5-6 बजे के आसपास हरिद्वार आ गया। वहां आचार्य बालकृष्ण जी राजीव भाई को लेने आए थे। राजीव भाई को लेकर सीधे भारत स्वाभिमान के कार्यालय में पहुंच गए। वहां राजीव भाई के अंतिम दर्शन करने वालों का तांता लगना शुरू हो गया। राजीव भाई अमर रहे के नारों के साथ उनका पार्थिव शरीर श्रद्धालयम के उसी विशाल हॉल में रखा गया जहां उन्होंने अपने ऐतिहासिक व्याख्यान दिए थे। सामने वही मंच था जहां राजीव भाई ने स्वामी जी के सानिध्य में देश के नौजवानों को ललकारा था और उनकी आवाज़ पर सैकड़ों जीवनदानी अपना सब कुछ छोड़कर भारत स्वाभिमान की इस लड़ाई में कूदे थे। उनमें से काफ़ी जीवनदानी भाई वहाँ थे। वे सभी हतप्रभ थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। राजीव भाई को बर्फ़ की सिल्लियों पर लिटाया गया। उनको गर्मी बहुत लगती थी, इसलिए शायद अपने अंतिम समय में वे बर्फ़ पर लेटे थे। तब तक माँ पिताजी भी आ गए। उनको अभी तक नहीं बताया गया था कि राजीव भाई नहीं रहे। हरिद्वार में प्रवेश से पहले ही उन्हें बताया। हॉल में प्रवेश करते ही पिताजी ने विलाप करते हुए पूछा कि भैया को कहाँ छोड़ आए। मैं क्या जवाब देता, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। एक बाप अपने बेटे के अंतिम दर्शन करने के लिए आया था। वह बेटा जिसने देश सेवा का व्रत लेकर भारत माँ को विदेशी कंपनियों से मुक्त कराने और खुशहाल भारत बनाने की लड़ाई छेड़ी थी, उसके अंतिम दर्शन के लिए आए थे। माँ बार बार राजीव भाई के चेहरे को प्यार से छू छू कर बोल रही थी, आज ही तेरा जन्मदिन था, एक बार तो उठ जा। लेकिन राजीव भाई तो शांत सो रहे थे। स्वामी जी ने सभी को ढांढस बंधाया और कहा कि हम सब आपके बेटे हैं। आप तो 1000 बेटे वाली माँ हो। दूर दूर से सभी साथियों का आना जारी था। पुराने साथी आ रहे थे अंतिम दर्शन के लिए। रात भर यह सब चलता रहा। सुबह 8 बजे कनखल के घाट पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी शुरू हो गई। अंतिम संस्कार के लिए ठाठरी पर लिटाने से पूर्व राजीव भाई को स्नान कराया गया। सभी प्रेमी साथियों ने अपने अपने हाथों से चंदन लगाया और खादी के कपड़े में लपेटकर उन्हें ठठरी पर लिटाया गया। उसके बाद वंदे मातरम के नारों के साथ राजीव भाई को स्वर्ग रथ में बिठाया गया। वंदे मातरम और राजीव भाई अमर रहे के नारों के साथ राजीव भाई को कनखल आश्रम में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। स्वामी जी की माता जी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वहां पर हरिद्वार के हजारों लोगों ने राजीव भाई के दर्शन किए। वहां से घाट तक राजीव भाई को कंधे पर ले जाया। कनखल घाट पर उनकी चिता सजाई गई। मैंने स्वामी जी से आग्रह किया कि स्वामी जी, आप राजीव भाई को वर्धा से गंड बांध कर लाए थे और अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए आप अपनी संन्यास परंपरा को छोड़कर मुखाग्नि अवश्य दें। स्वामी जी ने और मैंने तीनों ने मिलकर मुखाग्नि दी। सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं ने समाधि डाली और राजीव भाई पंचतत्व में विलीन हो गए। अब उनका शरीर हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके संकल्प हमारे साथ हैं। उन्हें ही पूरा करना है। गंगा में उनकी अस्थियों को इस संकल्प के साथ प्रवाहित किया गया कि राजीव भाई के विचार पूरे देश में फैलाने हैं। गंगा जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ राजीव भाई के विचार फैलेंगे और उन्हीं किनारों पर फिर से वे पैदा होंगे। राजीव भाई की जन्मभूमि गंगा के किनारे ही रही और वे फिर से उन्हीं किनारों पर पैदा होंगे। स्वदेशी के प्रति राजीव भाई की तड़प को सत सत नमन। इस तड़प और श्रद्धा को लेकर
हम सब इस लड़ाई को जारी रखेंगे। प्रदीप दीक्षित, सेवाग्राम, 13 तारीख 2 महीना 2012।